हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपीआरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्या सरल अध्ययन माला से भारत की स्थापत्य कला का इतिहास। इससे पहले हम थर्ड सेमेस्टर में इसको कंप्लीट कर चुके थे। अब हम फोर्थ सेमेस्टर के लिए इसको कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके हम बहुत सारे यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी यूनिट होगी 18वीं सदी में भारत की स्थापत्य कला। इसमें पहले हम पढ़ेंगे लखनऊ शहर की प्रमुख इमारतों का वर्णन कीजिए। 18वीं सदी के भारतीय स्थापत्य पर प्रकाश डालिए। इस काल में लखनऊ के में जो निर्मित इमारतें हैं उनकी स्थापत्य पर संक्षिप्त विवरण कीजिए। 18वीं सदी में भारत की स्थापत्य कला, 18वीं सदी में लखनऊ की स्थापत्य कला को हम इसमें कंप्लीट करेंगे। सवाई राजा जयसिंह द्वारा निर्मित जयपुर की नगर नियोजन एवं प्रमुख इमारतों की स्थापत्य पर प्रकाश डालेंगे। और इसके साथ ही हम जो हमारी 19 यूनिट है हम उसको भी कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम 18वीं सदी में जो नए नगर थे उनके उद्भव का वर्णन करेंगे। उनमें मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई के स्थापत्य का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। और हैदराबाद के नगरों में भवनों की स्थापत्य में ईरानी, भारतीय, यूरोपीय प्रभाव का समन्वय देखेंगे। और पूना शहर की स्थापत्य, उनके विकास का संक्षिप्त में विवरण करेंगे। और भारतीय समुद्र तट में जो यूरोपीय शक्तियों द्वारा स्थापित गोदी, बंदरगाह वगैरह थे उन पर भी प्रकाश डालेंगे। और 18वीं शताब्दी में जो भारतीय समुद्र तट पर यूरोपीय शक्तियों द्वारा स्थापित बंदरगाह थे उन पर भी हम लेख लिखेंगे। इसको हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। ये फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 18वीं सदी में भारत का स्थापत्य, नवीन शहर एवं औपनिवेशीय बंदरगाह। इसका पहला क्वेश्चन है, लखनऊ शहर की प्रमुख इमारतों का वर्णन कीजिए। 18वीं सदी के भारतीय स्थापत्य पर प्रकाश डालिए। इस काल में लखनऊ में निर्मित इमारतों के स्थापत्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। 18वीं सदी में भारत का स्थापत्य, 18वीं सदी में लखनऊ का स्थापत्य हम इसमें कंप्लीट करेंगे। 18वीं सदी में भारत की स्थापत्य कला, प्राचीन काल से मध्यकाल तक भारतीय स्थापत्य का निरंतर विकास हुआ है। स्थापत्य के संबंध में भारतीयों की निश्चित मान्यताओं के कारण स्थापत्य कला की विशेषता रही है। 18वीं सदी में भारत में यूरोपीय शक्तियों ने अपने राजतंत्र का जाल फैलाकर शेष बचे हुए मुगल साम्राज्य को ध्वस्त करके अपने राज्य स्थापित किए। पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने पाश्चात्य ढंग के महल, कोठियां, किले और फैक्ट्रियां औपनिवेशिक ढंग से स्थापित की। इन निर्माण कार्यों में इन जातियों के मूल राष्ट्रीय स्थापत्य की झलक देखने को मिलती है। सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने गिरजाघर और भवन एक विशेष कॉलोनियल शैली में निर्मित किए थे। यह सादगीपूर्ण थे। यूरोपीय जाति द्वारा परंपरागत एंडो सार्सेनिक हिंदू मुस्लिम शैली के स्थान पर परिवर्तन करके अपने ढंग से बस्तियां एवं निर्माण प्रारंभ किया था। 18वीं सदी के स्थान पर परिवर्तन करके अपने ढंग में बस्तियां निर्माण कार्य किए थे। 18वीं सदी में परंपरागत भारतीय स्थापत्य के स्थान पर यूरोपीय स्थापत्य दृष्टिगोचर हो गया था। प्रारंभ में यूरोपीय शक्तियों के भारत में स्पष्ट क्षेत्र थे। इन क्षेत्रों में उनकी स्थिति दृढ़ होने पर उनकी संख्या में वृद्धि होती गई। इन शक्तियों का प्रारंभिक उद्देश्य भारत में व्यापार और उत्पादन प्रारंभ करके भारतीयों में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। अतः इन जातियों ने अपनी बस्तियों के साथ ही सर्वप्रथम गिरजाघरों, मतलब जो प्रार्थना स्थल है, उनका निर्माण कराया। सर्वप्रथम भारत में गोवा क्षेत्र में पुर्तगाली आए थे। इन्होंने गोवा और अन्य बस्तियों में भी आइवेरिया शैली के विशाल गिरजाघरों का निर्माण कराया था। अंग्रेजों ने भी सूरत में कोठी और गिरजाघरों का निर्माण प्रारंभ किया। इनके द्वारा ब्रिटेन के ग्रामीण क्षेत्रों में बने चर्च की स्थापत्य कला के आधार पर छोटे गिरजाघरों का निर्माण किया गया। अंग्रेजों ने कहीं कहीं भारतीय शैली के भवनों का भी निवास हेतु सूरत में निर्माण कार्य कराए थे। यहाँ तक कि सूरत में 18वीं सदी के प्रारंभ में बने अंग्रेजों की कब्र एवं मस्जिद, जो मकबरे हैं, वो भी मुस्लिम शैली के ही बने थे। 18वीं सदी के मध्य में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी
ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने कलकत्ता में इमारतें बनाना आवश्यक समझा। भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के साथ ही इन्होंने तीन प्रमुख बस्तियों को प्रांतीय राजधानियां बनाई है, जैसे कि मुंबई, मद्रास, कलकत्ता ने नगरों का स्वरूप धारण कर लिया। तीनों स्थान सागर के तट पर स्थित होने से बंदरगाहों के रूप में विकसित होने लगे। इन तीनों नगरों में अंग्रेजों का आधिपत्य था, अतः इन्होंने इंग्लैंड में बने समकालीन स्थापत्य के आधार पर भवनों का निर्माण प्रारंभ किया। इस स्थापत्य का अनुसरण करने पर परंपरागत भारतीय इंडो मुस्लिम शैली के स्थान पर गॉथिक, रोमन और विक्टोरियन युग की सम्मिश्रित स्थापत्य शैली के आधार पर भवन एवं अन्य निर्माण कार्य प्रारंभ हो गए। भारत में यह शैली कोई मौलिक शैली न होकर मात्र नाम मात्र की सिद्ध हुई। मध्यकालीन भारत में हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली एक निश्चित मापदंड के सम्मिश्रण से विकसित हुई थी। 18वीं सदी में अंग्रेजों के विक्टोरियाई शैली के वास्तुकारों में परंपरागत भारतीय एवं विक्टोरियन शैली को वास्तविक मापदंड के आधार पर प्रारंभ करने की क्षमता नहीं थी। यद्यपि उन्होंने परंपरागत भारतीय पाश्चात्य शैली के साथ विक्टोरियन आंग्ल शैली के सम्मिश्रण का प्रयत्न किया। तथापि इस शैली के आधार पर 18वीं सदी के अंतिम दशकों में निर्मित भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में शिल्पी का स्थान घटिया सिद्ध हुआ। हाँ, ज़्यादा शिल्पियों का काम जो था वो घटिया सिद्ध हुआ। 18वीं सदी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित शासकीय भवन, आवास एवं अन्य निर्माण कार्य, उनमें प्रयुक्त सामग्री भारतीय जलवायु एवं भूदृश्य के अनुकूल नहीं थी। उस काल में निर्मित कतिपय इमारतें ही शेष बची हुई हैं। उदाहरण के लिए लखनऊ का कलाद मार्टिन द्वारा निर्मित ला मार्टिनियर कॉलेज भवन, वर्तमान में यह भी जीर्ण शीर्ण होकर एक भोड़ी इमारत के रूप में स्तंभों से युक्त अंग्रेज क्लासिक शैली के भोड़े रूप को प्रदर्शित कर रहा है। वर्गाकार और गोलाकार मीनारों, रिक्त दीवारों और तीसरी मंजिल पर बुर्जों के कारण यह कॉलेज भवन एक यूरोपीय सामंत की गढ़ी प्रतीत होता है। 18वीं सदी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता था, अतः कंपनी ने ब्रिटिश स्थापत्य शैली के आधार पर कई इमारतें कलकत्ता में बनवाई थीं। ज्ञातलब है कि अंग्रेज गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग ने सन 1772 में कलकत्ता को राजधानी बनाया, अतः ब्रिटिश काल में कलकत्ता के अधिकांश भवनों का निर्माण 19वीं सदी में ही किया गया था। कलकत्ता को राजधानी बनाने और बंगाल की नवाबी को समाप्त करने के पश्चात अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने लखनऊ के नवाबों पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयत्न किया। नेक्स्ट आती है 18वीं शताब्दी में लखनऊ का स्थापत्य कला। अंग्रेजों द्वारा लखनऊ में नवाबों के खर्च पर सेना और प्रतिनिधि के निवास हेतु नवाब आसिफउद्दौला पर दबाव डाला गया। नवाब ने सन 1780 में रेजिडेंसी भवन का निर्माण कराया। इसके साथ ही सैनिकों के रहने हेतु गार्ड या बैली गार्ड का निर्माण कराया। अब इस स्थापत्य के अवशेष मात्र ही रह गए हैं। नवाब आसिफउद्दौला ने 18वीं शताब्दी के स्थापत्य प्रतीक छत्तर मंजिलें और टेढ़ी कोठी नामक इमारतों का ही निर्माण कराया था। वर्तमान में इन इमारतों का जीर्णोद्धार करके शासकीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट आता है इमामबाड़े। नवाब आसिफउद्दौला को भवन निर्माण का शौक था। ताजिए रखने हेतु इन्होंने हुसैन की शहादत की स्मृति में 2 इमामबाड़े बनवाए थे। यह दोनों बड़े और छोटे इमामबाड़े 18वीं सदी के स्थापत्य कला के सुंदर नमूने हैं। यह आज भी दार्शनिक स्थल बने हुए हैं। बड़ा इमामबाड़ा, यह भवन का निर्माण नवाब आसिफउद्दौला ने सन 1784 में करवाया था। इस इमामबाड़े का निर्माण धार्मिक भावनाओं के साथ ही उन दिनों में अवध क्षेत्र में व्याप्त सूखी के कारण लोगों को काम देने हेतु परोपकार और राहत की भावना से किया गया था। बड़ा इमामबाड़ा एक विशाल इमारत है। इसमें लगभग 50 मीटर ऊंचा है, लंबा और 16 मीटर चौड़ा और 15 मीटर हॉल बना हुआ है।
संपूर्ण हॉल के स्तंभ कांच और मीने के कार्य से अलंकृत हैं। हॉल में उसी काल का बना हुआ ताजिया भी रखा गया है। इसके साथ ही 18वीं सदी के अन्य पुरा जो सामग्री है वो भी संग्रहित की गई है। अशरफुद्दौला ने बड़े इमामबाड़े तक जाने हेतु सुरक्षा एवं सुंदरता की दृष्टि से 60 फीट ऊंचा द्वार भी निर्माण कराया था। यह दरवाजा आज भी समकालीन स्थापत्य निर्माण का प्रतीक है। इसके निर्माण में काष्ठ और लोह का प्रयोग नहीं किया गया है। 18वीं सदी के स्थापत्य की विशेषता प्रकट होती है इससे। नेक्स्ट आता है छोटा इमामबाड़ा। यद्यपि छोटे इमामबाड़े का निर्माण भी 1840 में हुआ था, किंतु समसामयिक दृष्टि से इसका उल्लेख आवश्यक है। यह हुसैनाबाद इमामबाड़े के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका निर्माण सन 1840 में लखनऊ के नवाब मोहम्मद अली के द्वारा कराया गया था। नवाब इसका निर्माण आगरा स्थित ताजमहल के समान कराना चाहते थे। छोटा इमामबाड़ा आंतरिक साज सज्जा एवं अलंकरण की दृष्टि से नवाबी युग में निर्मित अद्वितीय इमारत है। हॉल में लगे हुए झूमर और अन्य अलंकरण विदेशों से मंगाए गए थे। छोटा इमामबाड़े में नवाब मोहम्मद अली शाह और उनकी अम्मा की कब्रें हैं। इस इमारत का शाही हमाम दो भागों में विभाजित है। एक में पानी गर्म होकर दूसरे हौज में ठंडा होता है। पानी सीधे गोमती नदी से प्राप्त किया जाता है। इसके दोनों किनारे ही इमामबाड़े एक दूसरे से थोड़े ही दूर पर निर्मित किए गए हैं। नेक्स्ट आता है लखनऊ स्थित अन्य इमारतें। लखनऊ स्थित सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं आकर्षण का केंद्र सन 1881 में निर्मित देश की सबसे ऊंची कही जाने वाली घड़ी मीनार है। इसकी ऊंचाई 221 फीट है। इसके ऊपर 12 पंखुड़ियों वाली घड़ी का डायल बना हुआ है। इसके चारों ओर घंटियां लगी हुई हैं। लखनऊ स्थित 18वीं और 19वीं सदी के स्थापत्य की प्रतीक अन्य इमारतें जैसे कि शेर दरवाजा, गोल दरवाजा और सहन फर्ज का इमामबाड़ा उल्लेखनीय है। ये सब लखनऊ में स्थित हैं। फिर आता है जयपुर का स्थापत्य। सवाई राजा जयसिंह द्वारा स्थापित जयपुर के नगर नियोजन की प्रमुख इमारतों का स्थापत्य पर प्रकाश डालिए। सन 1727 में जयपुर शहर का कोई अस्तित्व नहीं था। आमेर कछवाहा राजपूतों की राजधानी थी, किंतु मुगल वंश से मधुर संबंध स्थापित होने से कछवाहा नरेश सवाई जय सिंह द्वितीय ने एक सुनियोजित नगर निवेश योजना अंतर्गत जयपुर शहर की सुरक्षा प्राचीरों के मध्य बसाया था। जयपुर के एक दरबारी इंजीनियर विद्याधर भट्टाचार्य ने जयपुर नगर निवेश की योजना बनाई थी। जयपुर शहर का प्रथम नगर था भारत का, जिसको 18वीं सदी के पूर्वार्ध के समरूप खंडों में विभाजित करके नियोजित किया गया था। प्राचीन वास्तु शास्त्र के आधार पर 9 ब्राह्मणों ने विभेद के आधार पर आयताकार 9 क्षेत्रों में जयपुर को बसाया था। जयपुर नगर का भूभाग कछवाहा पूर्वजों ने मीणा जनजाति से छीना था। जयपुर की बसाहट के पश्चात कछवाहा राज्य की राजधानी आमेर से जयपुर स्थानांतरित कर दी गई। जयपुर का गुलाबी नगर नामकरण सन 1876 में इंग्लैंड के युवराज एल्बर्ट के आगमन के समय उनके सम्मान में किया गया था। संपूर्ण जयपुर शहर की इमारतें गुलाबी रंग से रंगारंग करके सजाई गई थी। गुलाबी नगर के मोहक वातावरण से युवराज की आगवानी की गई थी। जयपुर शहर सुदृढ़ चार दीवारी से आवृत होकर प्राचीन हिंदू स्थापत्य के आधार पर भवन, राजप्रसाद एवं अन्य निर्माणों का प्रतीक बना हुआ है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में उद्योग एवं उत्पादन के साथ ही प्राचीन भारतीय स्थापत्य के स्मारक भवनों से युक्त जयपुर एक समन्वित शहर बन गया है। फिर आता है 18वीं सदी में जयपुर का स्थापत्य। जयपुर शहर की अधिकांश इमारतें, भवन, उद्यान आदि 18वीं सदी के स्थापत्य की द्योतक हैं। इसके निम्नलिखित उल्लेख हैं। पहला आता है हवा महल। इस महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा रनवास की महिलाओं के लिए सन 1799 में कराया गया था। 5 मंजिले हवा महल का स्थापत्य इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि दरबार की महिलाएं शहरवासियों की ओट में रहकर भी मुख्य मार्ग से गुजरती
होती शोभा यात्राएं और अन्य प्रदर्शनों को देख सकती थी। इनके झरोखे और मंजिलों के कारण इनमें सदैव ठंडी, शीतल, ताजगीपूर्ण हवा का प्रवेश रहता था। झरोखे और जालियों के बारीक कार्य से परिपूर्ण हवा महल जयपुर नगर का आभूषण है, आकर्षक का आज भी केंद्र बना हुआ है। फिर आता है जंतर मंतर। जयपुर नरेश राजा सवाई जय सिंह जोशी और नाभिकीय शास्त्र के ज्ञाता और प्रेमी थे। इन्होंने भारत में 5 वेधशालाएं वैज्ञानिक ढंग से बनवाई थी। इसका प्रयोग ग्रह स्थिति, पंचांग और आकाशीय सौर मंडल के अध्ययन हेतु आज भी किया जाता है। जयपुर स्थित वेधशाला जंतर मंतर के नाम से विख्यात होकर देश के अन्य वेधशालाओं में सबसे बड़ी है। वेधशाला में 12 मेहर और अन्य गणितज्ञ जोशियों द्वारा निर्मित या निर्देशित सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न यंत्र तात्कालीन स्थापत्य कला के आधार पर बनाए हुए हैं। पाषाण, ईंट और संगमरमर से निर्मित यह विशाल यंत्र अलग अलग स्थापित होकर जोशी की विभिन्न विधाओं की शोध केंद्र का कार्य करती हैं। नेक्स्ट आता है सिटी पैलेस। जयपुर नगर के 7वें भाग में निर्मित यह एक विशाल महल सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है। इसका स्थापत्य राजधानी और मुगल शैली के अद्भुत सम्मिश्रण का प्रतीक है। यह महल की परिधि में 7 मंजिला चंद्र महल और गोविंद देव जी का मंदिर स्थापित है। वर्तमान में इस महल में पुरातात्वीय संग्रहालय स्थापित है। संग्रहालय में शिलालेख, मूर्तियां और प्राचीन सिक्के के साथ ही शाही लिबास, अस्त्र शस्त्र और प्राचीन चित्रों के साथ ही कई पांडुलिपियों का संग्रह दर्शनीय है। नेक्स्ट आता है जयपुर स्थित 18वीं सदी के स्थापत्य के अन्य स्थल। जयपुर शहर के नियोजन के साथ ही सवाई जय सिंह द्वितीय ने निकट स्थित पहाड़ी पर सन 1734 में नाहरगढ़ का किला बनवाया था। आपातकाल की सुरक्षा की दृष्टि से शाही परिवार के निवास हेतु किले पर भवन निर्मित कराए गए थे। नाहरगढ़ से जयपुर शहर का विहंगम दृश्य दृष्टिगोचर होता है। जयपुर शहर स्थित प्रसिद्ध रामनिवास बाग का निर्माण सवाई राम सिंह ने सन 1868 में कराया था। नाहरगढ़ पहाड़ी के नीचे गेटोर नामक शांत स्थल पर कछवाहा राजवंश की छतरियां बनाई गई हैं। इन छतरियां और स्मारकों में संगमरमर का प्रयोग करके मुगल कालीन पच्चीकारी और जालीदार कार्य किए गए हैं। जयपुर की स्थापना 18वीं सदी में हुई थी, किंतु कालांतर में यह शहर लगातार विकसित हुआ है। अतः इस नगर की स्थापत्य में 18वीं और 19वीं तथा 20वीं सदी के स्थापत्य का भी समावेश हो गया है। वर्तमान में जयपुर राजस्थान की राजधानी एवं प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। नेक्स्ट आता है 19वीं सदी में नए शहरों का उद्भव। पहला क्वेश्चन है 18वीं सदी के नए नगर में मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता मतलब कोलकाता और मुंबई के स्थापत्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो पहले आती है इसकी प्रस्तावना। भारत में यूरोपीय, ईसाई, सामुद्रिक शक्तियों, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के आगमन और उनकी प्रसारवादी वाणिज्यिक एवं राजनीतिक नीति के कारण नए शहरों की स्थापना हुई थी। मध्ययुगीन भारतीय शासकों ने सामुद्रिक नीति की सदैव अवहेलना की है। फलस्वरूप कालीकट में सन 1499 में वास्को डी गामा के प्रवेश के पश्चात ही पुर्तगालियों ने भारत में पश्चिमी समुद्री तट पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। यद्यपि 150 वर्ष के पश्चात यूरोपियों की अन्य समुद्री शक्तियों के भारत प्रवेश से पुर्तगाली साम्राज्य और पश्चिमी तट पर उनका एकाधिकार समाप्त हो गया। तथापि पुर्तगालियों ने कई विधाओं के साथ ही अलंकरण युक्त विशिष्ट निर्माण भवन कला को पश्चिमी समुद्र तट पर लोकप्रिय बना दिया। पुर्तगालियों ने कैथोलिक धर्म प्रचारकों, विशेषकर सीरियन पादरियों के सहयोग से पश्चिमी तट पर गिरजाघरों का निर्माण करके ईसाई धर्म के प्रसार को प्रोत्साहित किया। 17वीं सदी में
मीलापोर का विशाल गिरजाघर और अन्य कई गिरजाघर पुर्तगाली स्थापत्य शैली में निर्मित किए गए। 18वीं सदी से वर्तमान युग तक भारत में कई ईसाई धर्म की भवनों का निर्माण कला एवं विशेषकर दक्षिण भारत में पुर्तगाली ही थे। नेक्स्ट आते हैं भारतीय स्थापत्य पर डच, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी प्रभाव। 18वीं सदी के मध्य तक हॉलैंड निवासी डच, ब्रिटेन के अंग्रेज और फार फ्रांस है उनके फ्रांसीसी व्यापार कंपनियों ने दक्षिण भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न किया। फ्रांसीसी बस्तियां पांडुचेरी सन रुको रे भैया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सत्रहवीं सदी में मीलापुर में विशाल गिरजाघर और अन्य कई गिरजाघर पुर्तगाली स्थापत्य शैली में निर्मित किए गए। 18वीं सदी से वर्तमान युग तक भारत में ईसाई धर्म भवनों का निर्माण कला एवं विशेषकर दक्षिण भारत की पुर्तगाली ही बनाए गए थे। नेक्स्ट आते हैं भारतीय स्थापत्य पर डच, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी प्रभाव। 18वीं सदी के मध्य तक हॉलैंड निवासी डच एवं ब्रिटेन की अंग्रेज एवं फ्रांस की फ्रांसीसी व्यापार कंपनियों ने दक्षिण भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न किया। फ्रांसीसी बस्ती पांडुचेरी पर सन 1761 में अंग्रेजों के अधिकार एवं 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम की ओर से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की मालगुजारी वसूल करने के अधिकार प्राप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रभुसत्ता एवं शक्ति में वृद्धि हो गई। अंग्रेजों ने
कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में अपनी प्रांतीय राजधानी स्थापित करके इनको नवीन नगरों का स्वरूप प्रदान कर दिया था। इन नवीन नगरों में निर्मित भवनों की स्थापत्य कला भी ब्रिटेन स्थापत्य के प्रभाव का द्योतक बन गई थी। फिर आते हैं मद्रास चेन्नई की स्थापत्य कला। दक्षिण भारत का महानगर मद्रास वर्तमान चेन्नई में तमिलनाडु की राजधानी होकर भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1640 में यहाँ पर सेंट जॉर्ज किला बनाकर ब्रिटिश स्थापत्य कला का प्रदर्शन करने का प्रयत्न किया, किंतु इनके निर्माण में भारतीय लक्षणों के समावेश से यह भारतीय ब्रिटिश स्थापत्य का द्योतक या प्रतीक बन गया। किले के अंदर सेंट मैरी गिरजाघर संभवतः अंग्रेजों द्वारा भारत की भूमि पर निर्मित सबसे पुराना गिरजाघर है। सेंट जॉर्ज किले में भारत में ब्रिटेन राज्य के समय में सन 1936 में प्रथम विश्व युद्ध में मृतक सैनिकों की यादगार में एक विशाल गोलाकार स्मारक का निर्माण किया गया था। इस किले में एक संग्रहालय में ईस्ट इंडिया कंपनी तथा भारत में ब्रिटिश राज्य से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री सुरक्षित है। उदार नीति की प्रेरणा लॉर्ड रिपन की स्मृति में हिंदू मुस्लिम तथा यूरोपियन स्थापत्य कला के सम्मिश्रण से मद्रास में रिपन भवन का निर्माण किया गया था। सेदापेट सेवन स्थित लिटिल माउंट पर एक प्राचीन एवं एक नया गिरजाघर दोनों ही काल में धार्मिक स्थापत्य कला के प्रतीक बने थे। इस पहाड़ी को सेंट थॉमस माउंट भी कहा जाता है। 18वीं से 20वीं सदी तक अंग्रेज शासन के समय भारतीय एवं ब्रिटिश स्थापत्य के समन्वय से अनेक भवनों का निर्माण किया गया। लिटिल माउंट स्थित गिरजाघर रिपन बिल्डिंग और वेलूवर कोट्टम स्मारक के साथ ही सन 1882 में थियोसोफिकल सोसाइटी के विशाल क्षेत्र में बनी इमारतें समकालीन स्थापत्य की प्रतीक हैं। मद्रास चेन्नई के हिंदू मंदिरों में कपिलेश्वर महादेव तथा पार्थसारथी महादेव मंदिर प्राचीन काल के बने होकर भारतीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। पार्थसारथी मंदिर पल्लव स्थापत्य का प्रतीक है। इसके जीर्णोद्धार में पांड्य, चोल एवं विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने योगदान दिया है। दोनों ही मंदिरों की हिंदू द्रविड़ स्थापत्य कला की तुलना में 18वीं सदी में निर्मित ईसाई धर्म स्थलों गिरजाघरों का स्थापत्य आकर्षणहीन प्रतीत होता है। फिर आते हैं कलकत्ता की स्थापत्य कला। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम व्यापारिक केंद्र एक छोटे से गांव कलकत्ता में एक अंग्रेज व्यापारी द्वारा जॉब जारनॉक ने सन 1690 में लगभग खोला था। आंग्ल भाषा में हिज्जो और वर्णमाला के अनुसार अंग्रेज कलकत्ता को कोलकाता अर्थात कलकत्ता कहते थे। अंग्रेज व्यापारिक कंपनी द्वारा कोलकाता में कई बस्तियां, किले एवं कोठियां 18वीं सदी में बनाई गई थीं। भारत में तब तक मुगल स्थापत्य का अंत हो गया था। अधिकांश अंग्रेज अधिकारी परंपरागत भारतीय स्थापत्य को समझने में असमर्थ थे। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तथा 18वीं सदी के अंत में कोलकाता में निर्मित भवन, कोठियां और गिरजाघरों को ब्रिटिश स्थापत्य के आधार पर प्राचीन भारतीय शिल्पकला में प्रवीण शिल्पियों की अभिरुचि भी दूषित हो गई। भारतीय कला के साथ ही विदेशी स्थापत्य शैली एवं भावों को अपनाने से 18वीं सदी में कलकत्ता का स्थापत्य न भारतीय रहा और ना ही ब्रिटिश। विभिन्न कारणों से परंपरागत भारतीय शिल्पियों की अवनति होकर पाश्चात्य स्थापत्य उस पर आच्छादित हो गया। कलकत्ता में 18वीं सदी के स्थापत्य में निर्मित भवन अधिकांशतः नष्ट हो गए। 19वीं सदी और 20वीं सदी में निर्मित अनेक भवन वर्तमान में भी इसी महानगर के दर्शनीय स्थल बन गए थे। कलकत्ता सन 1912 तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी रहा। तत्पश्चात अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट आते हैं विक्टोरिया मेमोरियल।
लॉर्ड कर्जन ने सर्वप्रथम प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय स्मारकों, भवन और अन्य निर्माण कार्य में रुचि लेकर पुरातत्व स्थानों की सुरक्षा हेतु एक्ट पारित कराया। कर्जन के समय भारत में कई नगर निर्माण कार्य प्रारंभ किए गए थे। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की स्मृति में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता में सन 1901 में विक्टोरिया मेमोरियल नाम का एक विशाल भवन बनवाया। विक्टोरियाई युग 19वीं सदी में भारत में कलकत्ता, मद्रास और अन्य स्थलों पर गिरजाघर एवं न्यायालय भवनों का निर्माण कराया गया था। इनका निर्माण आंग्ल शैली पर किया गया था, जिनमें कोई ऐसी कोई विशेषता नहीं थी कि ये पाश्चात्य स्थापत्य शैली के समकक्ष या उच्च सिद्ध हो सके। वस्तुतः स्थापत्य जो परंपरागत भारतीय शैली से घाटिया होने के कारण 19वीं सदी के निर्माणकार भारतीयों को आकर्षित नहीं कर सके। अतः विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण के पूर्व ब्रिटिश भारत शैली में सुधार पर विचार विमर्श होने लगा था। लॉर्ड कर्जन विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण में समकालीन स्थितियों को प्रतिबिंबित करके भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप महारानी विक्टोरिया की स्मृति को भारतीयों में जीवित रखना चाहता था। विक्टोरिया युग के अंत तक भारत में राष्ट्रीय जागरण एवं पुनरुत्थान का दौर प्रारंभ हो गया। ताज को पुनः प्रतिस्थापित करके ब्रिटिश साम्राज्य की सर्वोच्चता के साथ ही भारतीयों को संतुष्ट करने की दृष्टि से विक्टोरिया मेमोरियल की डिजाइन एंडो ब्रिटिश समन्वित स्थापत्य के आधार पर तैयार की गई थी। नेक्स्ट आते हैं एंडो ब्रिटिश स्थापत्य शैली में निर्मित विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण सन 1901 में प्रारंभ होकर 20 वर्ष पश्चात सन 1921 में पूर्ण हो गया। प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत आगमन पर इसका विधिवत उद्घाटन किया। यह विशाल इमारत अपने गुंबद एवं भारतीयता की ब्रिटिश स्थापत्य पर छाप के कारण 19वीं सदी की प्रारंभिक स्थापत्य कला का अद्वितीय नमूना है। संपूर्ण स्मारक श्वेत पत्थर या संगमरमर से बनाया गया है, किंतु कर्जन की कल्पना के अनुरूप कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल हॉल एक अनोखे ताजमहल के अनुरूप तो ठीक है, इसकी नकल के प्रतीत भी नहीं होता। नेक्स्ट आता है लॉर्ड कर्जन ने भारत की श्रेष्ठ स्थापत्य की इमारतें बनाने हेतु जे रैमसन को शासकीय स्थापत्यकार नियुक्त किया। कर्जन ने ही सर्वप्रथम ब्रिटिश भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रारंभ कराया। भारत में भवन और सड़कों के विकास एवं रखरखाव को शासकीय स्तर पर प्रारंभ किया गया। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की डिजाइन विलियम एमर्सन ने तैयार की थी तथा जोधपुर में संगमरमर मंगाकर इसका निर्माण कार्य कराया गया था। 19वीं सदी में निर्मित कलकत्ता की अन्य इमारतों की स्थापत्य ज्ञातलब है कि कलकत्ता सन 1912 तक की पश्चिम बंगाल की ब्रिटिशकालीन प्रांतीय राजधानी रहा है। इसके पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी दिल्ली हो जाने से अंग्रेजों ने अधिकांश निर्माण कार्य दिल्ली में ही कराए थे। इसके पूर्व कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम, शहीद मीनार, मारवर पैलेस एवं दक्षिणेश्वर काली मंदिर की स्थापत्य 19वीं सदी में उल्लेखनीय रही है। इंडियन म्यूजियम भारतीय संग्रहालय का भवन सन 1857 में बनाया गया था। स्थानीय लोगों ने इसे जादूघर कहा था। इस विशाल संग्रहालय का निर्माण लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम की शैली पर किया गया था। कालांतर में इसे कई भागों में विभक्त करके विज्ञान की विभिन्न विधाओं के अंतर्गत गैलरी तथा प्रदर्शन स्थल निर्धारित कर दिए गए। ऐतिहासिक एवं पुरातत्वीय दृष्टि से यह संग्रहित शिलालेख, मूर्ति एवं प्राचीन सिक्के, इससे संबंधित विशाल पुस्तकालय आज भी संदर्भित विषय के शोध हेतु योगदान दे रहा है। वर्तमान में संग्रहालय भवन का विस्तार करके भूविज्ञान, जीव विज्ञान एवं मानव तत्वशास्त्र, कला एवं चित्रकला के विभागों की स्थापना की गई है। कलकत्ता स्थित स्थापत्य की एक महत्वपूर्ण कलाकृति शहीद मीनार है। इसका निर्माण ब्रिटिश काल में सर ऑक्टर
लोनी की स्मृति में किया गया था। इन्होंने सन 1812 से 14 में नेपाल के साथ निर्णायक युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। यह मीनार 150 फीट ऊंची बनाई गई है। इसके गुंबद तुर्क स्थापत्य शैली से होकर ब्रिटिश सौसैनिक स्थापत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह विशाल मीनार से कलकत्ता महानगर का विहंगम दृश्य दृष्टिगोचर होता है। कलकत्ता स्थित हुगली नदी के तट पर बंगाली एवं हिंदुओं की आराध्य देवी मां काली का मंदिर दक्षिणेश्वरी काली मंदिर के निर्माण से प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण सन 1847 में रानी रसोमनी ने कराया था। वर्तमान में दक्षिणेश्वरी काली मंदिर का क्षेत्र का विस्तार हो गया है, परंतु सर्वप्रथम निर्मित मंदिर का स्थापत्य भुवनेश्वर शैली में नागर शैली में किया गया था। उड़ीसा और बंगाल के कलाकारों द्वारा निर्मित इस मंदिर स्थापत्य को शैली उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली से भिन्न होकर ब्रिटिश विशिष्ट प्रतीत होती है। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड मिंटो के समय में कलकत्ता में एक विशाल संगमरमर का पैलेस बनाया गया था। लगभग 12 एकड़ भूमि में व्याप्त इस स्थल और पैलेस को विभिन्न प्रकार के संगमरमर के पाषाण तराश कर निर्मित किया गया था। यह भव्य और विशाल इमारत जब बनकर तैयार हुई तो लॉर्ड मिंटो ने इसका निर्माण करण जो नामकरण है वह मार्वल पैलेस के नाम से किया था। ब्रिटिश भारतीय एवं मुस्लिम स्थापत्य के सम्मिश्रण से निर्मित मार्वल पैलेस आज भी कलकत्ता के भव्य और सुंदर महल के नाम से प्रसिद्ध है। फिर आता है 18वीं सदी में मुंबई या बम्बई की स्थापत्य कला। भारत में या भारत की वर्तमान माया नगरी व्यापारिक शहर मुंबई का 16वीं सदी तक कोई अस्तित्व नहीं था। यहाँ के विभिन्न टापुओं पर मछुआरों के झोपड़े बने हुए थे। मुगल शासकों ने समुद्री परिवहन और सामुद्रिक नौसेना के निर्माण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। हिंदू राजशाही के शिवाजी महान ने भी सर्वप्रथम नौसेना का महत्व समझकर पुर्तगालियों को समुद्री शक्ति का सामना करने हेतु जहाज निर्माण और बंदरगाहों के स्थल को चिन्हित किया था। औरंगजेब के अंत और मुगल साम्राज्य के पतन के समय ही भारतीय समुद्री तट का महत्व सामुद्रिक गतिविधियों के साथ पश्चिमी शक्तियों द्वारा स्थापित किया जाने लगा था। भारत में पश्चिमी तट पर ब्रिटिश समुद्री शक्ति का इतिहास 17वीं सदी के प्रारंभिक दशकों से ही प्रारंभ माना जाता है। अंग्रेजों ने सन 1613 से ही सूरत में नौसेना केंद्र स्थापित कर पश्चिमी तट पर यूरोपीय व्यापार हेतु गोदियों और बंदरगाहों के लिए सामरिक एवं प्राकृतिक बंदरगाहों के उपयुक्त स्थानों की खोज करना प्रारंभ कर दिया था। 17वीं सदी में ही वर्तमान मुंबई का सालसेट द्वीप समूह और उसके पूर्व में विस्तृत खाड़ी नुमा भाग के साथ पश्चिम में लहराता हुआ समुद्र बंदरगाह और गोदियां बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त स्थान था, जहां अंग्रेजों ने सर्वप्रथम इस द्वीप समूह के पूर्व में खाड़ीनुमा भाग का चयन करके बंदरगाह और गोदियों के रूप में विकसित किया था। नेक्स्ट आता है 17वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डब्लू पेट
नेक्स्ट है 18वीं सदी में हैदराबाद नगर की स्थापत्य कला। 18वीं शताब्दी के मध्य निर्मित हैदराबाद नगर के भवनों की स्थापत्य में ईरानी, भारतीय एवं यूरोपीय प्रभाव का समन्वय है। इस कथन के आधार पर हैदराबाद के प्रमुख भवनों की स्थापत्य शैली पर प्रकाश डालिए। पहले आता है दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी हैदराबाद नगर की स्थापना गोलकुंडा के कुतुब शाही राजकाल में हुई थी। गोलकुंडा के चतुर्थ शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद की स्थापना अपनी प्रेयसी एवं नर्तकी भागमती के प्रति प्रेम के स्मारक की दृष्टि से करके उसका नामकरण भाग्यनगर किया था। भागमती सुल्तान की रानी बनकर हैदर महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। अतः सुल्तान ने शहर का नाम भी हिंदू से मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करके रानी हैदर महल के नाम पर ही शहर का नाम भी हैदराबाद रख दिया। हैदराबाद के स्थापत्य एवं भवन का विकास अधिकांशतः 18वीं सदी के मध्यकाल में एवं ब्रिटिश रेजिडेंटी के समय हुआ था। यद्यपि 16वीं सदी में कुतुब शाही के समय कुतुब शाही स्थापत्य शैली जो कि गोलकुंडा के नाम से भी जानी जाती हैं के भवन मीनारें एवं मकबरों का महत्व 18वीं सदी में विकसित आधुनिक हैदराबाद के स्थापत्य से कम नहीं था। तथापि 18वीं सदी के हैदराबाद में निर्मित भवनों में ईरानी, भारतीय एवं यूरोपीय प्रभाव के कारण ये अधिकांश लोकप्रिय और उल्लेखनीय बन गए थे। नेक्स्ट आते हैं हैदराबाद शहर एवं कुतुब शाही स्थापत्य के भवन। वर्तमान हैदराबाद शहर में कुतुब शाही शैली के कई मंदिर, भवन, मीनार एवं मकबरे आज भी दर्शनीय स्थल हैं। फिर आते हैं, पहले आता है चार मीनार। हैदराबाद का प्रतीक चार मीनार का निर्माण नवाब कुतुब शाह ने हैदराबाद की स्थापना 1589 में की थी। दो वर्ष पश्चात ही 1591 में इसका निर्माण हो गया था। चार मीनार 51 मीटर ऊंची है। इसके चारों ओर पतली मीनारों के निर्माण से यह चार मीनारों के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी दूसरी मंजिल पर एक छोटी सी मस्जिद भी बनी हुई है। फिर आती है मक्का मस्जिद। मक्का मस्जिद आकार में भारत की दूसरी सबसे बड़ी और विश्व की मस्जिद में 7वें स्थान पर आती है। यह विशाल मस्जिद का निर्माण सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने प्रारंभ कराया था। 1668 में मुगलों की दक्षिण विजय के समय ही कुतुब शाही का अंत हो गया था। उसको अंग्रेजों ने पूरा कराया और कहा जाता है कि इसके निर्माण में कुछ ईंटें मक्का से लाकर लगाई गई थीं, अतः यह मक्का मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है। फिर आता है हैदराबाद स्थित मकबरों की स्थापत्य कला। कुतुब शाही काल में निर्मित काले ग्रेनाइट की छोटी छोटी सी खूबसूरत इमारतें मकबरों के रूप में आज भी स्थापित हैं। मुगल विजय के साथ ही कुतुब शाही स्थापत्य शैली समाप्त होकर इंडो मुस्लिम या मुगल स्थापत्य की शैली में हैदराबाद शहर की चार दीवारियों का निर्माण किया गया था। इसकी किलेबंदी में भी कुतुब शाही स्थापत्य के समान ग्रेनाइट पाषाण का प्रयोग किया गया है। प्रारंभिक अशरफ जाही शासकों ने यूरोपियन शैली का प्रयोग करके सन 1750 में चौमहल का निर्माण करवाया था। हैदराबाद में इसके पश्चात परवर्ती मुगल शैली एवं कालांतर में इंडो यूरोपियन शैली का प्रयोग करके शहरी विकास बोर्ड द्वारा 18वीं सदी में ब्रिटिश काल में कई भवनों का निर्माण कराया गया। यह एक रोचक तथ्य है कि 19वीं सदी में हैदराबाद के भवनों के निर्माण में कुतुब शाही स्थापत्य शैली को पुनर्जीवित किया गया। नेक्स्ट है हैदराबाद स्थित 18वीं सदी के अंत तक 19वीं सदी में निर्मित भवनों ने कुतुब शाही, इंडो मुस्लिम एवं यूरोपीय स्थापत्य के साथ ही ईरानी शैली की भी झलक मिलती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अफजल जंग की मस्जिद है। इसका निर्माण सन 1868 में हुआ था। जो नव कुतुब शाही शैली है इसमें निर्मित इस मस्जिद में दो विशाल मीनारें और अन्य निर्माण में कुतुब शाही शैली के साथ ही इंडो मुस्लिम एवं यूरोपीय शैली के साथ ही ईरानी स्थापत्य का सम्मिश्रण भी देखने को मिलता है। नव कुतुब शाही शैली में निर्मित अब्दुल हक दिलेर जंग की माता का मकबरा
जो कि 1883 में, और स्वयं दिलेर जंग का मकबरा 1896 में सिकंदराबाद के बोट क्लब के निकट स्थित है। इन दोनों का निर्माण तल भाग में यूरोपीय शैली एवं ऊपरी भाग में आनुपातिक रूप से पतले आकार को दर्शाने वाली कुतुबशाही मकबरा शैली के अंतर्गत हैदराबाद के नवाबों ने किया था। 19वीं सदी में हैदराबाद के नवाब ईरानी एवं यूरोपीय स्थापत्य शैली से प्रभावित थे, अतः इन्होंने प्रायोगिकात्मक रूप से ग्रेनाइट पाषाण का प्रयोग करके नव कुतुबशाही शैली का इजाद कर निर्माण कराया था। अंग्रेजों के समय हैदराबाद शहर के ही एक भाग सिकंदराबाद में ब्रिटिश छावनियों का सन 1798 में विकसित कर दिया गया। 19वीं सदी में सिकंदराबाद रेसिडेंसी क्षेत्र सुल्तान बाजार कोठी एवं गन फाउंड्री के इर्द गिर्द विकसित की गई थी। इस क्षेत्र में कई विशाल बंगले एवं भवन शुद्ध यूरोपीय शैली में निर्मित आज भी स्थित हैं। फिर आते हैं आंध्र प्रदेश में यूरोपीय स्थापत्य शैली। आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर कई डच बस्तियां 17वीं सदी में स्थापित की गई थीं। हॉलैंड निवासी डच जाति द्वारा निर्मित डच शैली के अवशेष विशाखापट्टनम से 24 किलोमीटर उत्तर स्थित लिमलीपट्टनम मीमुनीपट्टनम में आज भी दृष्टिगोचर होते हैं। यूरोपीय, आंग्ल एवं फ्रांसीसी स्थापत्य शैली के भवन, चर्च एवं कब्रिस्तान अन्य शहरों विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगरम और मछलीपट्टनम में आज भी स्थित हैं। हैदराबाद स्थित 17वीं से 19वीं सदी में निर्मित भवनों में मध्ययुगीन भारतीय, एंडो इस्लामिक तथा औपनिवेशकालीन यूरोपीय स्थापत्य का अद्भुत समन्वय दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की विभिन्न शैलियों की मिश्रित स्थापत्य कला की मिसाल भारत में अन्य किसी शहर में दृष्टिगोचर नहीं होती। इन समन्वय के कारण ही हैदराबाद संभाव स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण बना हुआ है। कुतुबशाही, मुगल, अंग्रेज एवं नवाबी शासन के अंतर्गत विकसित इस विशिष्ट हैदराबादी शैली का अपना महत्व है, जैसा कि हैदराबाद की मिश्रित भाषा, बोली और संस्कृति में भी दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट आता है 18वीं सदी में पूना शहर की स्थापना एवं विकास पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई से 170 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित पूना शहर महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात है। 17वीं सदी में पूना शहर की स्थापना के साथ ही यह पेशवा की राजनीतिक गण बन गया था। 17वीं शताब्दी में ही छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उद्भव हुआ था और पूना मराठाओं की सैनिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। पेशवा कला एवं स्थापत्य के प्रेमी संरक्षक थे। इनके समय ही निर्मित मंदिर एवं बाड़े, अन्य भवन समकालीन कला एवं स्थापत्य के आज भी दर्शनीय एवं आकर्षक स्थल बने हुए हैं। पेशवाओं द्वारा निर्मित शनिवारवाड़ा किलेनुमा एवं विशाल भवन है। 18वीं सदी में निर्मित शनिवारवाड़ा हिंदू मराठा स्थापत्य शैली का प्रतीक है। पहले आता है सबसे शनिवारवाड़ा। सन 1736 में पेशवाओं द्वारा निर्मित शनिवारवाड़ा एक किलेनुमा महल है। वस्तुतः यह 1827 में प्राचीन भवन में आकस्मिक आग से सब कुछ जल गया था। केवल किलेनुमा प्राचीन विशाल नगर खाना एवं कमल झील पार्क ही शेष बचे हैं। शनिवारवाड़े के स्वरूप एवं स्थापत्य में सन 1736 में पेशवाओं द्वारा 4 दीवारियों के अंदर विभिन्न निर्माण कार्य करके इसको एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का रूप दिया गया था। यह बाड़ा पेशवाओं के रहने और उनके विभिन्न कार्यालयों के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। 7 मंजिल इस बाड़े में बाजीराव प्रथम पेशवा के समय कई भवन, उद्यान एवं तालाब निर्मित किए गए थे। कस्बा पथ स्थित शनिवारवाड़े का प्रवेश द्वार दिल्ली दरवाजा अंततः भव्य एवं आकर्षक है। शनिवारवाड़े में मराठा कालीन छज्जे एवं किलेनुमा चौड़ी दीवारें तात्कालीन पेशवाई शक्ति के प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। शनिवारवाड़ा पेशवाई संस्कृति, सभ्यता एवं स्थापत्य के रूप में पूना
का प्रतीक बना हुआ है। इसी में भव्य एवं आकर्षक गणेश रंग महल बना हुआ है, जहाँ पेशवा बैठकर न्याय प्रदान करते थे। नेक्स्ट आते हैं पातालेश्वर गुहा मंदिर। पूना शहर के मध्य स्थित शिवाजी के नगर में 8वीं सदी का पाषाण गुहा मंदिर बना हुआ है। एलोरा के सदृश ही इसका निर्माण एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। इस गुहा मंदिर के स्तंभ तथा शिव एवं नंदी की मूर्ति भी एलोरा स्थित जो स्थापत है उसके समान ही है। 18वीं सदी में पेशवा काल में इसको एक दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित किया गया था। माधवराव पेशवा ने 18वीं सदी में सरसबाग विकसित कर यहाँ एक श्री गणेश जी का मंदिर निर्माण कराया था। नेक्स्ट आते हैं महाजी शिंदे की छतरी। 18वीं सदी में ही स्थापत्य की दृष्टि से अत्यंत सुंदर मराठा शैली में मराठा वीर महाजी सिंधिया न महाजी सिंधिया तो अपने यहाँ पे मिलते हैं ना। ये कौन है? महादजी सिंधे की छतरी निर्मित की गई थी। इस छतरी में महादजी सिंधे की रजत प्रतिमा स्थापित है। फिर आते हैं पेशवाकालीन अन्य बाड़े। पेशवा काल में पूना में कई बाड़े निवास स्थान हेतु निर्मित किए गए थे। इनमें से वर्तमान में 5 या 6 बाड़े ही अस्तित्व जीर्ण शीर्ण अवस्था में बचे हुए हैं। इनमें से कई किराएदार वर्षों से रह रहे हैं, किंतु देखभाल में उनकी कमी से पेशवाकालीन भव्य स्थापत्य के प्रतीक यह बाड़े अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। अन्य कई बाड़े ब्रिटिश काल में अंग्रेजों द्वारा जलाकर ध्वस्त कर दिए गए थे। फिर आते हैं पेशवाकालीन पूना शहर स्थित अन्य भवन। पूना शहर की ब्रिटिशकालीन स्थापत्य सन 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात ब्रिटिश ताज के अंतर्गत अंग्रेजों ने पूना को कंटोनमेंट हेतु चुना था। औपनिवेशकालीन कंटोनमेंट के रूप में पूना में ऋतुओं के संरक्षण के अंतर्गत ब्रिटिश स्थापत्य शैली पर बैरक एवं अन्य भवनों का निर्माण किया गया था। बड़े बरामदों एवं ब्रिटिश छतरियों की शैली में निर्मित ब्रिटिशकालीन कंटोनमेंट के भवन ऊंची छतों एवं खिड़कियां पोर्टियों को वेनेशियन मतलब इटालियन शैली में बनाया गया था। इनमें से कई वर्तमान में शासकीय भवन हैं। उदाहरण के लिए जनरल पोस्ट ऑफिस, काउंसिल हॉल, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स ऑफिस और पूना अभिलेखकार भवन कार्यालय। इन क्षेत्रों में कई ब्रिटिशकालीन चर्च एवं कब्रिस्तान भी बने हुए हैं। पूना के इंजीनियरिंग कॉलेज का टावर भी इटली स्थित मिलान शहर के टावर के सदृश बना हुआ है। भारत में औपनिवेशकालीन स्थापत्य शैली में निर्मित कंटोनमेंट क्षेत्र के भवन औपनिवेशिक स्थापत्य शैली के इतिहास में आज भी उल्लेखनीय है। इस क्षेत्र में डेविड सशून द्वारा ब्रिटिश गॉथिक शैली का लाल ईंटों एवं ट्रैप पाषाण द्वारा सन 1867 में निर्मित लाल डेवल एक दर्शनीय भवन है। उपसंहार। भारतीय स्थापत्य के इतिहास में पूना शहर का विशिष्ट महत्व है। 17वीं सदी में स्थापित एवं 18वीं सदी में छत्रपति शिवाजी एवं पेशवा के समय विकसित यह नगर आज भी स्थापत्य की दृष्टि से मराठा शक्ति का परिचायक बना हुआ है। 18वीं सदी की इमारतों, भवन एवं बाड़ों, मंदिरों को देखकर दर्शक मराठाओं के अभ्युदय और उनकी शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। अंग्रेजों के समय स्थापित कंटोनमेंट के गार्द एवं भवन औपनिवेशिक स्थापत्य कला के प्रतीक है। यह उल्लेखनीय है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित पूना वर्तमान में नेशनल डिफेंस अकेडमी और आगा खां पैलेस, राजा दिनकर केलकर संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यहाँ पर उद्योग, व्यापार, कारखाने के विकास से यह एक सांस्कृतिक नगर के साथ ही व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र बन गया है। लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक
ने यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन एवं स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ किए थे। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह ना जो बुलंद नारा है, यह भी पूना की सभ्यता, सांस्कृतिक एवं स्थापत्य 17वीं सदी से 18वीं सदी के पश्चात वर्तमान तक सतत प्रवाहित एवं विकसित होकर महाराष्ट्र की पहचान बनी हुई है। अब आते हैं हमारी 18वीं सदी में औपनिवेशिक बंदरगाह। 18वीं सदी में भारतीय समुद्र तट पर यूरोपीय शक्तियों द्वारा स्थापित गोदी और बंदरगाहों पर प्रकाश डालिए। 18वीं सदी में भारतीय समुद्र तट पर यूरोपीय शक्तियों द्वारा स्थापित बंदरगाहों पर एक लेख लिखिए। बंदरगाह एवं गोदियां का निर्माण जहाजी एवं सामुद्रिक गतिविधियों से संबंधित रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य एवं विदेशियों के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत में एकाकीपन के साथ ही भारत में समुद्री व्यापार का संबंध अनेक देशों से रहा है। 1000 वर्ष ईसा पूर्व से ही हिंदू संस्कृति का विस्तार लंका, ब्रह्म, श्याम एवं कंबोडिया, मलाया, इंडोनेशिया और मध्य एशिया में तुर्किस्तान, अफगानिस्तान से होने के साहित्यिक एवं पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध हैं। सुदूर पूर्व एवं पूर्वी देशों में हिंदी संस्कृति के प्रसार का प्रमुख कारण भारतीयों द्वारा सुदूर देशों की सामुद्रिक यात्रा करना था। अपना सामुद्रिक गतिविधियों और जहाजरानी के कारण ही समुद्री सुदूर पूर्व एवं पूर्वी देशों में भारतीय जाकर बस गए थे। इन्होंने यहाँ पर औपनिवेश स्थापित किए तथा उस समय निस्संदेह भारत मानव सभ्यता के प्रसार का एक केंद्र बन गया था। समुद्र पार अन्य देश में भारत द्वारा स्थापित साम्राज्य पवित्रता एवं आध्यात्मिक शक्ति पर आधारित था। भारत में जहाज निर्माण, गोदी एवं बंदरगाहों की स्थापत्य का विवरण मुगल काल के पूर्व ऋग्वेद, पाली, तमिल साहित्य के साथ ही मिस्र एवं आसीरिया के पुरातात्वीय स्थलों में उपलब्ध पुरा सामग्री से मिलता है। ग्रीक लेखक हेरोडोटस आदि ने भी 5वीं सदी ईसा पूर्व भारतीयों की सामुद्रिक गतिविधियों का उल्लेख किया है। मुगल जो मौर्य काल था, मुगलों के पहले मौर्य काल जो था हमारा प्राचीन भारत में आता है, प्राचीन इतिहास में आता है। मौर्य काल में भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जहाज निर्माण, बंदरगाह, गोदियों के निर्माण के साथ ही भारतीय समुद्र तट पर स्थित बंदरगाहों का निर्माण किया गया था या वर्णन किया गया था। पेरिप्लस ऑफ एथेंसी के अज्ञात लेखक ने भी भारत का रोम और पाश्चात्य विश्व के संबंध एवं टॉलमी के भूगोल में भी भारतीय समुद्र एवं समुद्र तट पर स्थित जहाजों के ठिकाने हेतु उपलब्ध स्थलों का भी उल्लेख किया है। पूर्व मध्यकालीन भारत में अल-बरूनी, मार्को पोलो, अब्दुल रज़ाक और निकोलो कोंटी आदि विदेशी यात्रियों ने भी भारतीय बंदरगाह एवं समुद्री तट का भी वर्णन किया है। भारत में 17वीं सदी में बंदरगाह एवं समुद्री जहाजों का निर्माण का प्रमाणिक विवरण हेरोनिमो डी सेंट स्टेफेनो एवं वर्थेमा नामक पुर्तगाली यात्री ने 17वीं शताब्दी में अपने देश पुर्तगाल जाकर किया था। इन विवरणों से सर्वप्रथम महत्वपूर्ण वर्थेमा द्वारा कालीकट बंदरगाह तथा वहां जहाज निर्माण है। इसका संपादन पुर्तगाल के अनाल्स में भी किया गया था। मुगल काल में 16वीं से 18वीं सदी तक मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों और विदेशी यात्रियों के विवरण से भारतीय समुद्री तट पर स्थित अनेक बंदरगाहों का उल्लेख प्राप्त होता है। इस काल में थॉमस बावरे द्वारा बंगाल की खाड़ी स्थित बंदरगाहों और जलपोतों के निर्माण का रोचक वर्णन किया गया है। दक्षिण भारत स्थित गोदियों, बंदरगाहों और जलपोतों का वर्णन शिवाजी, पेशवा आदि के समय के ऐतिहासिक विवरणों से प्राप्त होता है। 18वीं सदी में गोदी और बंदरगाहों की स्थापना भारत में यूरोपीय समुद्री शक्तियों के आगमन और पारस्परिक स्पर्धा एवं संघर्ष के
कारण 18वीं सदी में गोदियों और बंदरगाहों के निर्माण में सर्वप्रथम गतिशीलता उत्पन्न हो गई। सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने भारत में पश्चिमी समुद्री तट पर उन स्थानों की खोज की जहां पर समुद्री गोदी और बंदरगाहों का विकास किया जा सकता था। वस्तुतः यह स्थान में प्राचीन एवं मध्य काल से ही चिन्हित थे, किंतु पुर्तगालियों ने इनको पाश्चात्य ढंग से बंदरगाहों का निर्माण करके विकसित किया था। भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट, गोवा और मीलापुर, मालाबार तट के अनेक स्थानों पर पाश्चात्य स्थापत्य के आधार पर बंदरगाहों के निर्माण का श्रेय पुर्तगालियों को ही प्राप्त है। नेक्स्ट आता है 17वीं सदी के प्रारंभ में हॉलैंड के निवासी डच लोगों ने मालाबार तथा कोरोमंडल तट पर सन 1654 में श्रीलंका में अनेक समुद्रिक स्थलों को विभाजित करके बंदरगाह, बस्तियों और कोठियों का निर्माण किया था। किंतु 18वीं सदी में फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों ने पुर्तगाली और डचों के अन्य स्थानों पर अधिकार स्थापित करके अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। सन 1761 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्तियों और पांडुचेरी पर अधिकार करके फ्रांसीसियों को ऐसा आघात पहुंचाया कि वे भारत में फिर उठ ही नहीं सके। 18वीं सदी में मुगल स्थापत्य के अंत के पश्चात भारत में गोदियों, बंदरगाहों और जलपोतों का निर्माण पूर्णतः अंग्रेजों के हाथ में केंद्रित हो गया। 18वीं सदी में ब्रिटिश शक्ति द्वारा भारत में बंदरगाहों की स्थापना एवं विकास। औरंगजेब के अंत के साथ ही भारतीय समुद्र तट एवं सामुद्रिक गतिविधि अंग्रेजों के कारण ही प्रभावित होने लगी थी। भारत में अंग्रेजों की सामुद्रिक शक्ति का इतिहास सन 1613 में प्रारंभ हो गया था। इन्होंने सूरत में एक नौसेना स्क्वेड्रन के साथ अरब सागर में सूरत तक जहाजों से आने जाने हेतु गोदीबाड़े या डॉकयार्ड का निर्माण किया था। मुंबई के विकास में ब्रिटिश योगदान। 17वीं सदी के मध्य तक अरब सागर के पश्चिमोत्तर तट पर साथ ही मुंबई में जहाज बनाने की गोदियां ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित डब्लू पेट द्वारा प्रारंभ की गई थी। उस समय वर्तमान बम्बई बंदरगाह को बम्बई मैरीन कहा जाता था। सन 1775 के पश्चात मुंबई सामुद्रिक यार्ड का विकास पूर्ण हो जाने पर जहाज निर्माण एवं बंदरगाहों के विकास का केंद्र मुंबई बन गया। इस कार्य में अंग्रेजों को इस क्षेत्र में अनुभवी फारसी लोगों का योगदान प्राप्त होने से कार्य द्रुत गति से होने लगा और सूरत जहाजी गोदी का प्रभावी लोवजी नसरजी एक फारसी थे। नसरजी इन्होंने मुंबई आकर भारतीय तथा शाही ब्रिटिश राज जहाज रानी हैं, बंदरगाह हैं, उनके निर्माण में अंग्रेजों को योगदान दिया था। मुंबई मैरीन के गोदी जो कालांतर में बम्बई कल जो बंदरगाह है वह बन गए, उसके विकास में अधिकांशतः 1757 से 1771 के मध्य लोबजी नसरजी के पुत्र एवं पौत्रों का योगदान रहा है। फेमजी मनशेख जी लोबजी के पौत्र के दिशानुसार इसके तत्वाधान में 18वीं सदी में मुंबई गोदी एवं बंदरगाह बन गए थे। 18वीं सदी और 19वीं सदी में रॉयल नेवी ब्रिटिश के अंतर्गत इसको एक विकसित बंदरगाह का स्वरूप प्रदान किया गया था। सन 1802 में ताज के अंतर्गत इस स्थान का विकास किया गया। यूरोपीय इंजीनियर एवं फारसी तकनीशियों में मोन शेख जी, बोमन जी, फेम जी एवं जमशेदजी, सोरो जी एवं कर सेव जी के कार्यों की सराहना लेफ्टिनेंट C.R. रो ने अपने ग्रंथ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेवी में की है। लेफ्टिनेंट कर्नल ए वॉकर ने सन 1811 में लिखा है कि बंदरगाह के विकास में फारसियों के योगदान से मुंबई स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों को पूर्व बंदरगाह के रूप देने से मुंबई मालाबार एवं गुजरात तट का प्रमुख बंदरगाह बन गया था, जहां निर्मित जलपोतों की तुलना इंग्लैंड स्थित जलपोतों के समान ही की जा सकती थी।
ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी स्थित गोदियों और बंदरगाहों का निर्माण। सन 1780 के लगभग हैदर अली के आक्रमणों से मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पश्चिम तट पर प्रभावित हो गया। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंदरगाह निर्माण एवं जहाज के आवागमन का केंद्र मुंबई की खाड़ी बंगाल की खाड़ी को बनाया। इस प्रक्रिया में सिलहट, चिटगांव और ढाका स्थित डॉकयार्ड एवं बंदरगाहों का निर्माण प्रारंभ हुआ। 18वीं सदी के अंत तक मुगल साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप ही बंगाल स्थित ब्रिटिश प्रभुसत्ता का प्रभाव क्षेत्र बन गया। फिर आते हैं हुगली तथा समुद्र तट पर स्थित छोटी सी बस्ती कलकत्ता है बंदरगाह में परिणत हो गई। सन 1781 से 1800 के मध्य 10,000 टन से अधिक बजनी जलपोत कलकत्ता बंदरगाह पर आवाजाही करने लगे। 1801 के पश्चात कलकत्ता के भारतीय कलाकारों और मजदूरों का प्रयोग करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में प्रथम निर्मित बैंक शेल गोदी को हावड़ा बंदरगाह में विकसित करने का श्रेय वेल्डेल और किड नामक दो अंग्रेज मैरीन इंजीनियरों को दिया था, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड से बुलाकर इस कार्य के लिए नियुक्त किया था। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने इंग्लैंड स्थित भारत सचिव को पत्र लिखकर हुगली बंदरगाह के विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया था। सन 1800 से स्टार्ट होकर 1860 के मध्य ब्रिटिश सरकार ने हुगली के साथ ही कलकत्ता, हावड़ा, सुल्किया, कोशीपुर, टीटागढ़ एवं किडारपोर्ट, पोर्ट गैल्यूस्टर में गोदियों एवं बंदरगाहों का विकास करके उन्हें बड़े जहाजों के ठिकाने योग्य बना दिया था। इस कारण से अंग्रेज नौसैनिक प्रथम एवं द्वितीय बर्मा युद्ध एवं प्रथम चीन आंग्ल युद्ध में सेना का संचार कर सकती थी। बालासोर हुगली का प्रवेश मार्ग बन गया था। इनसे होकर अंग्रेज एवं भारतीय जहाज कोरोमंडल एवं मालाबार तट स्थित बंदरगाहों पर व्यापार करते थे। कोलकाता तथा हावड़ा के मध्य सड़क एवं रेल यातायात के लिए 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में हुगली नदी पर हावड़ा पुल का निर्माण प्रारंभ हो गया। 2500 टन इस्पात से निर्मित इस विशाल पुल में 8 कतारों में एक साथ कई गाड़ियों के लिए आने जाने के लिए बनाया गया था। सन 1943 में इस पुल के पूर्ण हो जाने पर हुगली नदी के छोटे जहाजों का प्रवेश कलकत्ता तक होने लगा था। हावड़ा विश्व का सबसे बड़ा तृतीय कैंटिलीवर सेतु बना था। 1500 फीट लंबा और 61 फुट चौड़ा है। यद्यपि उपनिवेश काल में भारतीय समुद्र तट पर कई बंदरगाह बनाने का श्रेय अंग्रेजों को है, तथापि सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त पश्चात कोचीन, विशाखापट्टनम सहित अनेक बंदरगाह गोदियों का विकास होने से भारतीय व्यापार एवं नौसैनिक संचार विश्व स्तर पर पहुंच गया था। इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम 19वीं सदी में भारत की स्थापत्य कला नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो